नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बगैर किसी भूमिका की एक बात आपको बताऊं। मैं जब आज घर से दफ्तर की ओर आ रहा था तो पूरे पटना में बीजेपी के होर्डिंग्स लगे हुए थे और यहाँ वहां हमने देखा आज मिलन समारोह का आयोजन था और कुशवाहा जाति के छोटे से बड़े नेता उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। बीजेपी जातियों पर सबसे अधिक काम करती हुई दिखाई पड़ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मान लिया है कि हमारा फोकस जो है वह गैर यादव, गैर मुसलमान, मतलब बिहार की राजनीति को जिस तरीके से 1994 में नीतीश कुमार गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा, ध्रुवीकरण की ओर ले गए थे, अब बीजेपी नीतीश कुमार से इन कोर वोटर्स को छीनना चाहती। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में आए तो उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। जब वे अलग हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम कुशवाहा नेता इंतजार कर रहे थे कि मेरा नंबर आएगा, लेकिन नंबर आ गया डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद का, जो राजनेता नहीं है, एक बड़े चिकित्सक है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि देख लिया ना कुशवाहा भाइयों, हकमारी किसकी हुई, मैं तुम्हारी हकमारी नहीं कर रहा था। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को घेरते हुए जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव को घेरा था और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस बीच ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है कि 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल के सत्र का आयोजन भी कर लिया गया है, मतलब दीपावली के पहले। तो नीतीश कुमार के मन के भीतर जो है, जो तोहफा देना होगा वह तोहफा दे सकते हैं, आरक्षण बढ़ा सकते हैं, सोशियो इकोनॉमी जो सर्वे है वह भी सामने ला सकते हैं। लेकिन बड़ी बात, क्या बीजेपी गैर यादव, गैर मुसलमान इन मतों का ध्रुवीकरण कर बिहार में नीतीश कुमार को मात दे सकती है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब हमने सुना कि नीतीश कुमार ने राज्यवर्धन झा आजाद को एमएलसी दिया है, वो एमएलसी की सीट जो उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से खाली हुई है, तो मुझे एक बड़े दिलचस्प संयोग की याद आई। आपको भी याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, तब भी इसी तरह से दिल्ली से लिया करके और नीतीश कुमार जी ने केसी त्यागी को राज्यसभा बनाया, सदस्य बनाया था। तब भी बड़े लोग, बिहार के कई अनेक नेता, जो कुशवाहा नेता या दूसरी पिछड़ी जाति के नेता, इंतजार कर रहे थे। लेकिन तब नीतीश जी ने केसी त्यागी को राज्यसभा दी थी, वो राज्यसभा जो उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से खाली हुई थी, वो राज्यसभा दी थी। ये 2012 की बात है। और उसके बाद जो पहला चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा वो 2014 का था, जिसमें उनका सफाया हो गया था। सफाया तो बड़ा संयोग है कि अब फिर उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा की एमएलसी की सीट खाली हुई है। तो इस बार भी नीतीश कुमार ने, दिल्ली में बड़े डॉक्टर है, एम्स के डॉक्टर रहे, राज्यवर्धन आजाद को वो सीट दे दी है, उनको एमएलसी बना दिया है। आपको ध्यान होगा कि राज्यवर्धन आजाद को नीतीश कुमार ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ाया था। गोड्डा से 2014 में वो जेडीयू के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उनको सिर्फ 14,000 वोट आया था। लोकसभा के चुनाव में राज्यवर्धन आजाद को 14,000 वोट आया था। जी जी। नोटा और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनसे भी कम वोट आया था उनको। तो ये उनके मन में भी कहीं ना कहीं रही होगी नेतागिरी, राजनेता, चूंकि उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तो उनको रही होगी। लेकिन ये नीतीश कुमार का जो फैसला है राज्यवर्धन आजाद को एमएलसी बनाना उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट से, उसके दो मायने, उसके दो अर्थ हैं ज्ञानेश्वर जी, जो मेरी समझ में आ रहा है। पहला मतलब तो यह है कि नीतीश कुमार ये मान करके बैठे हैं कि हम नेता हैं, कुशवाहा, कोइरी, मतलब कोइरी, कुर्मी, धानुक, तीनों के नेता हम हैं और हमारे रहते किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम चाहे जिसको बना दें, जिसको हटा दें, हम हैं तो जेडीयू को वोट देगा। कोइरी, कुर्मी, धानुक तीनों जेडीयू को वोट देगा, वो मेरे चेहरे पर देगा, हमको किसी की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो कोई बात नहीं, हम राज्यवर्धन आजाद को बना देंगे। एक तो ये कारण हो सकता है नीतीश कुमार के मन में ये बात बैठी हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्होंने मान लिया है कि अब कुशवाहा हमको वोट नहीं करेगा। दूसरा ये कारण हो सकता है कि उनको लगता हो कि सम्राट चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो 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 मुख्य विपक्षी पार्टी है, 80 विधायकों वाली पार्टी है, वो भी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो कोइरी कुशवाहा समाज से आते हैं। नीतीश कुमार के लौह कुश समीकरण में उनके पिता थे
शकुनी चौधरी, जी। वो, और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, बड़े कुशवाहा नेता हैं, वो छोड़ करके चले गए, वो भी एनडीए के साथ हैं। तो नीतीश कुमार को ये भी लग सकता है कि अब हमको कुशवाहा वोट नहीं देगा तो हम उसके पीछे क्यों पड़े, हम दूसरा दूसरा वोट जोड़ते हैं, अपने अपने किटी में अपना जो वोट है उसमें दूसरा वोट जोड़ते हैं। ये दो कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कारण तो है नहीं। जी। इन दोनों कारणों पर हम लोग बारी बारी से अभी बात करते हैं, लेकिन ये दो कारण हैं, और इन दोनों लेकिन क्या कारणों अजीत जी, अजीत जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यदि नीतीश कुमार ने यह सोच रखा है कि कुर्मी कोयरी धानुक के नेता हम ही हैं और जहां हम रहेंगे, जिधर हम रहेंगे, वोट उसी को प्राप्त होगा, क्या ऐसी स्थिति रह गई है? आप भी बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार की खबरें आपको प्राप्त होती रहती है। जमीनी हकीकत क्या देखते हैं आप? और जो पॉलिटिकल ग्राउंड पर बैटल होने वाला है, इसमें कहां तक नीतीश कुमार की जो सोच है वह आप सही मानते हैं? नहीं, दोनों, अभी वही बात मेरी यही थी कि जो दो कारण दिख रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष दिख रहे जी। हैं। पॉलिटिक्स में तो काफी लेयर्ड होते हैं ना, पॉलिटिकल मूव काफी लेयर्ड होते हैं, कई परतें धीरे धीरे जी, खुलती हैं। जो अभी बिल्कुल। दो प्राइमरली जो दिख रही हैं चीजें, वो ये दोनों कारण हैं, और अगर ये हुँ, दोनों हुँ। सोच नीतीश कुमार की है तो ये दोनों गलत है। दोनों गलत है। दोनों सोच गलत है। अगर वो ये सोचते जी। हैं कि हम ही नेता हैं और कोयरी, कुर्मी और धानुक तीनों को किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं है, हम जिधर रहेंगे उधर जाएगा वो, तो ये हुँ, उनकी हुँ। सोच गलत है। जी। क्योंकि अभी उन्हीं की वजह से, और इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार ही हैं, और ये अच्छी बात है, इसका श्रेय उनको जाएगा कि उन्होंने दूसरी तमाम जातियों के अंदर सत्ता की महत्वाकांक्षा पैदा कर दी है। जी, बिल्कुल। डायरेक्टली डायरेक्टली हमारी सत्ता, हमारे हाथ में सत्ता हो, ये जो इच्छा होती है, ये इच्छा उन्होंने पैदा की है। जी। कुशवाहा समाज जो है उसको लग रहा है, जो अभी अगर जाति जनगणना के, अभी जो जातीय गणना का जो आंकड़ा आया है उसी को देखें तो 4.25% है, और नीतीश कुमार की अपनी जाति जो है वो 3% से कम है। तो एक तो बिल्कुल। कुशवाहा जो है, कोयरी जाति में ये भाव तो होगा ही ना कि जब 3% से कम वाला इतने 18 साल से मुख्यमंत्री है, तो अब समय आ जी। गया है कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री हो। तो हुँ। उसको जिधर बेटर पोजीशन दिखेगा, अगर मान लीजिए कि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री कैसा हो तो सम्राट चौधरी जैसा हो, अगर ये नारा बीजेपी के अंदर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा के मन में तो ये होगा, कोयरी समाज के मन में, कि हमारा आदमी सीएम हो सकता है। तो वो सही क्यों बात। नीतीश कुमार के साथ चिपका रहेगा, किस वजह से? मतलब अब तो हो गया, वो अपनी पारी खेल चुके ना, और वो हुँ। कुर्मी समाज के हैं। तो कोयरी समाज के अंदर जो महत्वाकांक्षा है कि डायरेक्टली हमारा आदमी मुख्यमंत्री हो, और ये भाव उपेंद्र कुशवाहा ने भी घूम घूम करके जगाया है, ये भाव सम्राट चौधरी ने भी जगाया है। तो ये जो अगर सोच है कि हम ही को वोट देगा, ये सोच गलत है, वो अब नहीं होगा। ये वोट ग्राउंड लेवल पर जो है वो, बल्कि अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। संभावना ये संभावना है, जो राजनीति का, जिस गति से राजनीति चलती है, उस जी। गति को देखें तो ये संभव है ज्ञानेश्वर जी कि अब ग्राउंड लेवल पर कोयरी और कुर्मी की लड़ाई हो। अभी तक लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो मान लीजिए कि ये एक वर्ग में आता है, एक जातीय वर्ग में, एक जातीय समूह में ये तीनों जातियां आती हैं। जी। लेकिन जिस तरह का जो सामाजिक सोशल जो सामाजिक टकराव होता है ना जमीन पर, वो होने लगे, हो सकता है हुँ। कोयरी और कुर्मी का, जिस तरह की सत्ता महत्वाकांक्षा कोयरी जाति के नेताओं के अंदर है और समाज के हुँ, अंदर भी हुँ। है, तो हो सकता है कि वो टकराव हो। तो नीतीश कुमार यहाँ इस मामले में अगर ये सोच रखते हैं कि हम ही को वोट मिलेगा, तो वो पूरी तरह से गलत है। अगर ये सोच रखते हैं कि चलो वो वोट चला गया, अब वो हमको वोट नहीं देगा क्योंकि उसका एक बड़ा नेता बीजेपी का अध्यक्ष है, एक बड़ा नेता अपनी पार्टी बना करके एनडीए के साथ जुड़ गया, तो ये भी गलत है। किसी वोट को जी। आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे वो हुँ। बिल्कुल भी आपको वोट नहीं करता हो, तब भी आप उस वोट को छोड़ नहीं सकते हैं। बीजेपी ने कहा यादव वोट को छोड़ दिया है। बीजेपी को पता है कि यादव वोट करता है आरजेडी को, इसके बावजूद वो वोट अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है पार्टी। हर पार्टी को करना चाहिए। तो नीतीश कुमार को तो ध्यान में रखना चाहिए है, ये इतनी बारीक और प्रतीकात्मक चीजें हैं, इनका बड़ा भारी असर होता है ग्राउंड लेवल पर। ये लोगों की साइकी को ये चीज हिट करती है कि ये हमारे हिस्से की चीज थी। और जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा, हकमारी, ये जी। हकमारी बड़ी चीज होती है। बिहार में लोग हक के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, और वो भी राजनीतिक हक के लिए। तो राजनीतिक हक की बात होगी ना, ये हमारे कोटे की सीट थी। जब ये हमेशा होता रहता है कि एक सीट खाली होगी, जिस जाति की सीट खाली होगी, अमूमन उसी जाति के नेता को दिया जाता है। जी, अभी बिल्कुल। अभी अगर आप तात्कालिक उदाहरण पूछेंगे, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, हरिद्वार दुबे बीजेपी के नेता थे, उनके निधन से सीट खाली हुई तो दिनेश शर्मा को भेजा गया। ब्राह्मण नेता के निधन से सीट खाली हुई तो ब्राह्मण नेता को राज्यसभा में भेजा गया। तो ये जनरली ये ट्रेंड होता है, क्योंकि एक सीट पर उस पर फिर उस पार्टी के नेता का, उस जाति का, उस समाज का दावा माना जाने लगता है।
आप देखिए लोकसभा सीटों में भी तो, लोकसभा या विधानसभा में भी तो ऐसे होता है कि आप एक जाति का कैंडिडेट जहां लड़ाते हैं, सारी पार्टियां उस जाति का लड़ाती हैं क्योंकि उस पर उस जाति का दावा हो जाता है। तो अब आपने एक कुशवाहा नेता, और वो भी एक बड़ा कुशवाहा नेता जो आपसे नाराज होकर के आपकी पार्टी छोड़ करके गया है, उसकी सीट को प्रतीकात्मक रूप से भी अपनी अपनी पार्टी के किसी बड़े कुशवाहा नेता को देना चाहिए था, जो कि कई लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है, पूर्व एमपी भी हैं, वो कई लोग हैं कुशवाहा समाज के आते हैं, जो उनको अगर बना देते तो उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज जाता है। वो नहीं, मैसेज अब अभी हम ये समझना चाहते हैं अजीत जी, शायद नीतीश कुमार को ये भी लगा हो कि हम किसी कुशवाहा को बना देंगे तो लड़ाई, जो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार ने यदि यह सोच लिया कि कुशवाहा मुझसे छिटक ही गए तो अब एक नई जाति को अपने साथ जोड़ते हैं। तो देखिए, राजवर्धन झा आजाद जो हैं वो जाति से मैथिल ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का झुकाव तो सदैव बीजेपी की ओर ही रहा है, यह बात भी सही है। तो क्या आपको लगता है राजवर्धन झा आजाद तो कोई संदेशा दे नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार ने यदि यह सोच कर किया कि ब्राह्मण मेरी ओर हो जाएंगे, यह संभव है क्या? अब उनके दिमाग में ये बात होगी क्या है कि अभी जातियों की जो संरचना है ना ज्ञानेश्वर जी, वो संरचना टूट रही है। जिस तरह का रुझान है वो पूरी तरह से तो नहीं टूटा है, लेकिन जितना एग्रेसिव होकर के, और ये कास्ट सोशियो जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उसके आंकड़े जो हैं, उस आंकड़े के आधार पर जो पॉलिटिक्स होगी ना, तो उससे जो कास्ट का ब्रेकअप अभी हम लोग को दिखता है वो टूटेगा। अब अगर मान लीजिए कि कहीं ये दिख रहा है मैथिली ब्राह्मण को या ब्राह्मण को, भूमिहार को, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली अति पिछड़ा की राजनीति कर रही है जी, अगर उसको ये दिखता है, उसके मन में ये भाव आता है, और उसको ग्राउंड पर भी ये दिखता है कि भाई पिछड़ी जाति में या अति पिछड़ी जाति में जिस जाति का कैंडिडेट होता है, उस जाति को ही, उस जाति के लोग उसी को वोट देते हैं, तो ये संभव है कि जो अगली जातियां हैं वो भी अपना उम्मीदवार जहां हो उसको वोट दें। अब ये जो होता था ना कि ब्लैंकेट सपोर्ट जिसको बोलते हैं, कि ब्लैंकेट सपोर्ट ब्राह्मण का है, बीजेपी को है, अभी भी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जहां जेडीयू का यादव कैंडिडेट लड़ता है वहां उसको यादव वोट नहीं मिलता है? उसको तो मिलता ही होगा, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो तो यादव हाँ, वोट थोड़ा मिलता ही बहुत मिलता होगा। है, थोड़ा बहुत मिलता है। जी, आजकल जी, तो उम्मीदवार के जाति के आधार पर वोट मिलने लगे हैं। तो जी, ये नैरेटिव जितना मजबूत होगा कि पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स में ही बीजेपी भी इंडल्ज है, बीजेपी भी वही पॉलिटिक्स कर रही है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं या जो आरजेडी कर रही है, तो जी, जातियां अपनी जगह बनाएंगी, अपनी जगह चुनेंगी। तो ये नीतीश कुमार के मन में होगा कि हम क्यों, फिर अब हम एक पॉलिटिक्स तो कर चुके, हम अपना जो कास्ट का जो सोशल इंजीनियरिंग करनी थी वो कर चुके, हमारे साथ अति पिछड़ी जातियां हैं। ये तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये पिछड़ी जातियों की चर्चा कर रहे हैं जो 27% है। बिल्कुल, 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 नीतीश बिल्कुल। कुमार के मन में तो ये होगा कि इस 27% की जो सबसे बड़ी पार्टी है, 14% वाली, वो तो है हमारे साथ, हम्म, और बाकी जो 36% की सोशल इंजीनियरिंग हमने कर रखी है अति पिछड़े की, वो मेरे साथ हैं। तो अगर बीजेपी पिछड़ों की राजनीति कर रही है, तो एक इस 36% के साथ क्यों नहीं हम फॉरवर्ड की जो जातियां जिनका एक सद्भाव रहा है नीतीश कुमार के प्रति, उसको जोड़ने की कोशिश करें। तो ये अगर चलिए, जो हम लोगों ने दूसरी पॉसिबिलिटी देखी, कि जो दूसरी जी, संभावना जी, है, ये सोच करके नीतीश कुमार ने किया है कि कोई छिटक गया हमसे तो हम दूसरा जोड़ते हैं, तो वो जोड़ने का और एक मैसेजिंग होती है। मान लीजिए कि कोई दूसरा मैथिल ब्राह्मण उन्होंने बनाया होता तो उसका वो मैसेजिंग उसकी नहीं होती जो भागवत झा आजाद के बेटे को बनाने से हुई है। जी, भागवत झा आजाद के बेटे हैं राजवर्धन आजाद, और बड़े रिनाउंड वो आंख के डॉक्टर रहे हैं। तो बिहार का आदमी जानता है, जो भी बिहार का आदमी एम्स में इलाज कराने आया होगा, कभी ना कभी वो उसने नाम सुना होगा, उनका सुन रखा होगा, उनके प्रति बिल्कुल, एक बिल्कुल। सम्मान आदर का भाव उसके मन में होगा। और वो जी, कीर्ति जी, जी। आजाद के भाई हैं, कीर्ति आजाद भी अभी इंडिया के साथी हैं, जो अपोजिशन का अलायंस है उसके साथ हैं, वो भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, एमपी रहे हैं। तो एक बड़े परिवार के, एक बड़े अपने निजी तौर पर बड़ा नाम बनाने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है। तो ये इस नहीं तरह अजीत जी, हम ये समझना चाहते हैं, अजीत जी हम ये समझना चाहते हैं कि आपने ठीक है बड़े नाम को टिकट दिया, लेकिन आपने एक और बात कही कि देखिए कोयली और कुर्मी में अब झंझट दिखाई पड़ेगा, जमीनी हकीकत, जमीन के स्तर पर। और आपने यह बात भी कही कि बिहार में एक नारा लगने लगा है बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने को सीएम मटेरियल मानते हैं, और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने जेडीयू छोड़ा था। उन्हें क्या पता था कि उपेंद्र सम्राट चौधरी को बना देंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो ठीक है, कुर्मी कोयली आपस में लड़ सकते हैं, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई दिखती है, लेकिन तब उपेंद्र कुशवाहा बनाम सम्राट चौधरी, यह भी तो दिखाई पड़ेगा। बड़ा नेता कौन कुशवाहा का?
ये बड़ा सवाल है और बड़ा ट्रिकी सवाल है ज्ञानेश्वर जी। जी जी बड़ा नेता तो क्या है कि बड़ा नेता अभी के समय में आप देखिएगा तो बड़ी पार्टी का जो नेता है वो बड़ा नेता है, क्योंकि जी उसके पास तमाम संसाधन हैं और उसके पास एक नेटवर्क है, उसके पास पार्टी का संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। ये सारी एक एक तरह की लिगेसी है उनके लॉ कुश की राजनीति की उनके साथ। हम तो जी 90 के दशक में आपने भी देखा होगा कि 1995 में सम्राट चौधरी टिकट बांटा जाए, किस तरह से टिकट बांटा जाए समता पार्टी का, उसमें शामिल होते थे। किस उम्मीदवार को जी कहां से लड़ाया जाए, किस उम्मीदवार को कितने पैसे क्या संसाधन उसके लिए उपलब्ध कराए हम्म, जाए। तो पुराना हम्म, उनका अनुभव भी पुराना है और बड़ी पार्टी के नेता है, बीजेपी आरएसएस का समर्थन है उनके साथ। और जी अभी ये टकराव इसलिए नहीं आएगा ज्ञानेश्वर जी कि अभी चुनाव लोकसभा का है और हम्म, लोकसभा चुनाव में अपने को उपेंद्र कुशवाहा रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने लूज कर दिया था, जो एक्सट्रीम लूज कर गए थे 2019 में। वो 2014 में वो बहुत सही ट्रैक पर थे, वो बीजेपी के साथ चले गए, राज्यसभा छोड़ करके गए थे। वो राज्यसभा छोड़ करके गए थे और उन्होंने पार्टी बनाई और वो मंत्री बने उसके बदले में। उनका 3 जी एमपी जीता, वो मंत्री बने। तो वो जी स्ट्रीम वो लूज कर गए 19 में आकर के। अगर उस समय भी वो रहे, साथ में रहे होते तो फिर अभी तक वो मंत्री होते। तो अब उनको हम्म, रिडीम करना, अपना 5 साल जो उनका खत्म हुआ है उस 5 साल को वापस हासिल करना है कि किसी तरह से लोकसभा जीतें, केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर से मंत्री बने, अपने समर्थकों में फिर से जोश उत्साह भरें, अपने समर्थकों को एकजुट करें। देखिए पॉलिटिक्स अब ऐसी नहीं रह गई कि कोई आदमी वैचारिक आपके कमिटमेंट के आधार पर आपके साथ नहीं जुड़ता है। जी समर्थक भी बिल्कुल इस आधार पर जुड़ते हैं कि आप उसके लिए उसको क्या दे सकते हैं, जी आपकी क्या हैसियत है। तो अभी तो अपनी हैसियत बनानी है उनको कि अभी लोकसभा का चुनाव जीते, बीजेपी के साथ जुड़ के, बीजेपी जितनी सीटें देती है वो लेकर के चुनाव लड़ें, लोकसभा जीते, केंद्र में सरकार बनती है तो मंत्री बने, फिर वो अपने को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वापस वो अपनी पार्टी मर्ज करके बीजेपी में भी जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी राजनीति करके ऐसी स्थिति आने की उम्मीद कर सकते हैं जब उनकी जरूरत बने। हालांकि वो भी कह नहीं सकते हैं कि चाबी हाथ में आ जाए तब भी आप मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि 24-25 सीटें बिल्कुल जीत करके भी रामविलास जी के पास चाबी थी और कहां बन सके थे। तो नहीं बन आजकल सके थे जी गठबंधन की राजनीति में भी ये चीजें स्टैब्लिश हो गई हैं ज्ञानेश्वर जी। ये 1998 में जब पहली बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बना करके जो अटल बिहारी वाजपेयी चले थे, उसके बाद से ये स्टैब्लिश हो गया है कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा तभी गठबंधन चलेगा, नहीं तो जी गठबंधन चलना मुश्किल होता है। तो वो अभी बहुत डिस्टेंट ड्रीम है। अभी टकराव इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और वो चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। तो इसीलिए वो चुनाव नहीं, उसमें नहीं हो सकता है कि उसमें ये टकराव नहीं होने देंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं होने देंगे, सम्राट चौधरी भी नहीं होने देंगे। चलिए टकराव तो नहीं होने देंगे, लेकिन एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे अजीत जी इधर के दिनों में। चलिए हमने ये मान लिया, आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह गैर कुशवाहा को भेजकर एक पॉलिटिकल मिस्टेक तो नीतीश कुमार कर चुके हैं। लेकिन आजकल आप ये देख रहे होंगे कि पब्लिक बाइट्स पे नीतीश कुमार जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाप, तुम्हारे बाप, जो बाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे लेकर जो नेगेटिव इमेज बिल्डअप हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि यह नुकसान पहुंचा रहा है नीतीश कुमार की इमेज को और इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं कि इसके बाप, उसके बाप, ये जो बातें ये हैं और ये ऐसी भाषा क्यों बोलने लगे, यह भी समझ से परे है। ये बाद का फिनोमेनन है, बहुत बाद का। पहले नीतीश कुमार को कभी किसी ने इस तरह की भाषा बोलते हुए नहीं सुना है, कभी उनको उत्तेजित जी, होते हुए, नाराज होते हुए किसी ने नहीं सुना। जी, लेकिन ये इन दिनों आकर के और इसको बार-बार जो बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं, दूसरे नेता भी कह रहे हैं, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है उनको जो हुआ है 2020 के चुनाव के बाद। उसके हम्म, पहले नहीं हुआ है। उसके पहले कभी जब वो 2014 में भी हार गए थे लोकसभा के चुनाव में, तब भी वो उस किस्म का फ्रस्ट्रेशन उनको नहीं हुआ था। क्योंकि जी, तब उनको यकीन था कि हमारी हमारी जो समझ है, अपनी जो उनकी समझ थी, जो उनकी ताकत थी, उस पर यकीन था उनको। ये जी, 2020 में जब वो चुनाव हारे, जब उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई और सिर्फ हम्म, 43 सीटें आई विधानसभा में, तब वो स्ट्रीम एक तरह से उनको अपना जो है ना वो दिमागी रूप से जो वो बड़े काम कूल रहते थे वो उन्होंने लूज कर दिया है। अब उनको जी, लगता है कि ये हमारा आखिरी समय, आखिरी राजनीतिक पारी आखिरी दौर में है और हम हम्म, कर नहीं पा रहे हैं अपने हिसाब से। सरकार जी, तो अभी चला रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि किस तरह से उनकी सरकार पूरी तरह से आरजेडी के ऊपर डिपेंडेंट है और वो तमाम फैसलों में जिस तरह से बराबरी और पंचायती की बातें होती है वो सब भी हम लोग जानते हैं सब। और दूसरे राजनीतिक रूप से भी वोट का नुकसान उनको होता दिख रहा है और वो वोट का नुकसान इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस उन्हीं की किताब में से, जो उनकी राजनीति की किताब है, उसी में से पन्ने निकाल निकाल करके कांग्रेस राजनीति कर रही है।
बीजेपी जी, राजनीति कर रही है, माफ करिएगा, कांग्रेस नहीं, हुँ, बीजेपी राजनीति कर रही है, जिसने इनसे हुँ, सीखा है पिछले 25-30 साल में। तो वो बिल्कुल, राजनीति जी, कांग्रेस बीजेपी इनके साथ कर रही है कि पिछड़ा वोट हुँ, अपने साथ, एक पिछड़ा नेता आगे करो, उसके पीछे अति पिछड़ा गोल बंद करो, उसके पीछे दलित लेके आओ, महादलित लेके आओ। तो ये राजनीति तो पहले ये नीतीश कुमार करते थे, ये सोशल इंजीनियरिंग का हुँ, कॉन्सेप्ट इनका था। इन्होंने बिहार जी, में, हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रही थी इन्होंने। हुँ, जितने नेता हो सकते थे अति पिछड़ी जाति के, उसमें किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। जितने नेता अगड़ी जाति के हो सकते थे, उसमें किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप देखिए क्या हैसियत रही तमाम पगड़े नेताओं की, चंद्रमोहन राय से शुरू करके सीपी ठाकुर तक, आप देख सकते हैं पिछले 25-30 साल में। किसी जी, नेता को, बीजेपी के किसी अगड़े नेता को भी इन्होंने नहीं बढ़ने दिया, अति पिछड़े को भी नहीं बढ़ने दिया, दलित हुँ, हुँ, महादलित को भी नहीं बढ़ने दिया। अचानक उभरे थे ना संजय पासवान, तो कहां पिछले 20 साल 25 साल आप देखिए उनकी कोई स्थिति बनने दी इन लोगों ने बिहार की पॉलिटिक्स में। तो सोशल इंजीनियरिंग जो पहले इन्होंने नहीं करने दी नीतीश कुमार ने बीजेपी को, वो अब बीजेपी कर रही है। तो ये गैर इनकी यादव, बड़ी, गैर मुसलमान, गैर यादव, गैर गैर यादव गैर मुसलमान। मुसलमान, बिल्कुल गैर जी, यादव गैर मुसलमान, उसमें जी, तमाम दो दूसरी गैर यादव पिछड़ी जाति है, तमाम अति हुँ, पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित है, महादलित है, अगड़े हैं, इन सबको, जो एक एक समय आपको ध्यान होगा जब जिस दिन ये कास्ट सर्वे का के आंकड़े आए थे, उस दिन सम्राट जी, चौधरी ने एक बयान दिया था कि मेरे पास 75% वोट है। हुँ, हुँ, तो वो 75% वोट का क्या, 75% वोट का मतलब आप वही जो आप अल्पसंख्यक का वोट 18% और 14% हाँ, जो यादव का वोट है वो हटा दीजिए। जी, उसमें भी वो जी, 14% में कुछ वोट अपना गिन रहे होंगे कि बिल्कुल, उसमें से कुछ बिल्कुल, उनको मिलेगा, तो उनका 75%। तो बीजेपी ने जब से ये 75% वोट की राजनीति शुरू की है, तब हुँ, से हुँ, नीतीश कुमार की बेचैनी और उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। जी, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें आती हैं हमेशा कि इनके हुँ, नेता जो हुँ, हैं आपस में, इनके नेताओं की नहीं बन रही है, वो आपस में सब लड़ रहे हैं। सब अपनी-अपनी मर्जी से सीटें चुने हुए हैं कि हम किसको, कौन विधानसभा लड़ेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, सब अपनी सीट चुन के बैठे हुए हैं और सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो एक लड़ाई है। तो अच्छा, क्या है कि गठबंधन कोalition को मैनेज करना नीतीश कुमार के लिए पहले बहुत आसान था जब उनके हिसाब से सारी चीजें होती थी। अब जी, कोalition को हैंडल करना भी दिक्कत मुश्किल का काम हो गया है। तो ये हुँ, ऐसी हुँ, चीजें हैं जिनकी वजह से, अच्छा, एक उम्र का भी असर होता है। तो ये जी, चिड़चिड़ापन सा उनमें आ गया है, जो बार-बार वो उसमें कुछ भी बोलते हैं। जो उनको सूट नहीं करता है। कोई भी और बोले तो उसको सूट करता है। उनकी छवि एक विनम्र पढ़े-लिखे नेता की है, समझदार नेता की है, वो दूसरे का आदर-सम्मान करते रहे हैं। वो आजकल हुआ है और उसके उसका कारण पॉलिटिकल भी है, मैक्सिमम कारण पॉलिटिकल ही है ज्ञानेश्वर जी। उनको लग रहा है जी, कि हम हमारे हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं, निकल रही हैं, तो ये हुँ, उनको हुँ। एक चिंता होती है, उसमें ये फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें निकलती हैं। तो आपने कहा चिड़चिड़ापन भी आ गया, पॉलिटिकल गलतियाँ भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में 2024 में नीतीश कुमार के लिए चुनौतियाँ तो बहुत बढ़ती जा रही हैं, भले ही लालू यादव साथ हों। और जिस तरीके के सामाजिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आज हमने कहा ही कि हमने रास्ते भर देखा, केवल होर्डिंग्स लगे हैं, फलना कुशवाहा, फलना कुशवाहा, फलना प्रसाद। और इस तरीके की तैयारियाँ हमें इंडिया अलायंस में, मतलब आरजेडी में लोगों के शामिल होते नहीं देखता हूँ, ना जेडीयू में देखता हूँ। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अब तक प्रदेश कमेटी नहीं है, अब तक अभियान समिति नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, बीजेपी बिल्कुल फायरिंग मोड में है और ये सब। देखिए, इसका रास्ता अब ये है कि अभी आपने कहा शुरू में ही, अपने ओपनिंग ओपनिंग रिमार्क में जी, आपने कहा कि इन्होंने विधानमंडल की बैठक बुला ली है। जी, तो ये जो बैठक बुलाई है उन्होंने, उसमें आपको इनका जी, रास्ता बनता हुआ दिखेगा। अब इनको हम्म, जो भरोसा है, सो आप भरोसा देखिए, जो नीतीश कुमार को और लालू यादव को क्या भरोसा है? उनको जी, भरोसा है कि हमारे पास जो 30% था पहले एमओआई का, वो 32% हो गया। उसके हम्म, अलावा नीतीश कुमार का वोट है, जो कोइरी, कुर्मी, जी, धानुक में से जो वोट उनके साथ है, कुर्मी तो पूरी तरह ही होगा, बाकी जो वोट है, और जी, उसके अलावा कुछ प्लस करने की जो कोशिश हो रही है, अति पिछड़ा में नीतीश कुमार के चेहरे से आए, मुसलमान का वोट है, नौजवान का वोट तेजस्वी के दम पर आए, तो ये एक उनके पास ऐसा अपना समीकरण, गणित उन्होंने बना करके रखा हुआ है। और अब जी, जो विधानमंडल की बैठक होगी, विधानसभा का जो सत्र होगा, हम्म, उस सत्र में पहले से कहा हुआ है नीतीश कुमार ने कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े पेश किए जाएंगे, जी, और उस आंकड़े के आधार पर, जैसा आपने देखा कि प्रमोशन में आरक्षण की बात वहां हो ही रही है, नीतीश कुमार के कैबिनेट ने इसका फैसला किया ही है। तो अब हम्म, ये उसमें होगा, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वो आंकड़े पेश किए जाएंगे विधानसभा के सत्र में, और उसमें जी, बताया जाएगा, हालांकि उसमें उस पर आगे आएंगे, उसमें एक वो दोधारी तलवार की तरह है। उसमें ये भी आएगा कि आरक्षण का मैक्सिमम लाभ जो है वो यादव, कोयरी और कुर्मी, इन्हीं तीन चार जातियों को मिला हुआ है।
तो उनका जी आरक्षण कम करने की भी मांग होगी। जो अति पिछड़ी जातियां 36% की, वो उनका आरक्षण कम करने की भी मांग कर सकती हैं, जी लेकिन हो बिल्कुल। सकता है कि वो कम ना हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। जो अभी हम्म। 50%, 49.5 और 10% ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, इसमें जी हो सकता है कि 15% आरक्षण और जोड़ा जाए और 75% आरक्षण की सीमा ले जाई जाए, और वो जो हम्म। 15% जोड़ा जाए वो अति पिछड़ों को दिया जाए। जी फिर आप देख रहे हैं वो पूरी तस्वीर बदल सकती है। कि अभी जो मोमेंटम दिख रहा है कि बीजेपी मोमेंटम बनाए हुए है, उसके बड़े नेता आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अभी जेपी नड्डा साहब जा करके आए, वहां उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया और बड़ी बड़ी जी। बातें कही। तो वो हम्म। मोमेंटम अभी जो दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ जा सकता है, वो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है इंडिया की तरफ। जो विपक्षी गठबंधन है, अच्छा, अगर इंडिया की तरफ। जी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पेश करके और उसके आधार पर जो जितनी आबादी उतना हक का की बात जो हो रही है, उसके हिसाब से अगर आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, तो वो फिर हम्म। मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इंडिया की तरफ। जी जी जी। तो अजीत जी, लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार, लालू यादव बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियों के नेतृत्व की बात हो रही है, या फिर पिछड़ी जातियों के नेतृत्व की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, नेताओं की कमी अब दिखने लगी है जेडीयू और आरजेडी के भीतर। जो सेकंड लाइनर है, थर्ड लाइनर है, अब देखिए ना, चिराग पासवान से नाता जोड़ लिया एनडीए ने, जीतन मांझी से जोड़ लिया, उपेंद्र कुशवाहा से जोड़ लिया, उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। और इनके कुनबे में नेतृत्व का संकट दिखता है। यह बात तो साफ साफ है ना, कि जो जातियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो जातियों को जोड़ सकते हैं, यहां उस तरीके के प्रयोग नहीं हो रहे हैं, या किसी को आगे आने नहीं दिया जा रहा है। दलितों का नेता कौन, यह सवाल उठेगा। मांझी हैं उधर, चिराग हैं उधर, पशुपति कुमार पारस है उधर। ठीक है, पासवान परिवार के भीतर भी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई भी देखने लायक होगी। लेकिन इधर तो नेतृत्व का संकट है, जिन्हें वोट लाना है 2024 में इंडिया अलायंस की तरफ। हाँ, उसका भी क्या है, उसका भी जवाब वही होगा जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार और लालू यादव को क्या है, जिन कई चीजों का भरोसा है, उसमें एक जी चीज ये है कि हमारे चेहरे के अलावा हमको किसी और चेहरे की जरूरत नहीं है। जी। उनका कहना है कि जो जो बीजेपी को इसलिए दूसरे और बाहरी नेताओं की और बड़े चेहरों की जरूरत है, क्योंकि उसके पास अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हम्म। आरजेडी और जेडीयू के पास तो सबसे बड़े चेहरे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को जिन्होंने डोमिनेट किया है पिछले 3.5 दशक से, वो दोनों हम्म। चेहरे एक साथ हैं। जो जी पिछड़ों के मसीहा, ओरिजिनल मसीहा लालू यादव थे। उसके बाद नीतीश कुमार बने, पिछड़ों के मसीहा लालू यादव, अति पिछड़ों के मसीहा नीतीश कुमार। तो इनका कहना है, इनका मानना है कि जिस तरह से हाथी के पांव में सबका पांव होता है, तो हमको किस चेहरे की जरूरत है। लालू यादव और नीतीश कुमार को किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। वैसे कायदे से आप देखिएगा, किसी चेहरे की जरूरत नहीं है इन लोगों को। लेकिन उसके साथ ही अगर अगर चेहरा जोड़ते तो और अच्छा होता। और अब जरूरत जी इसलिए आएगी क्योंकि अब हर जाति के आंकड़े आ गए हैं, और हर जाति का जो एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन बढ़ गया है। हर जाति जी अपना बिल्कुल। चाहेगी, हर जाति का नेता निकलेगा। जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मल्लाह में मुकेश साहनी नेता निकले। ओके सर। तो इस तरह की हर जाति के अब नेता बनाने से बनता है ना। आपने एक माझी समुदाय, जी कोई नेता तो था नहीं पहले, एक बार वो मुख्यमंत्री हुए तो नेता हो गए 5% वोट के। तो जी। इस तरह का नेता नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन इनके पास आइडिया है। आइडियाज क्या है, हमेशा अगर अच्छा आइडिया है आपके पास या अच्छा एजेंडा है आपके पास, तो जनरली क्या होता है कि नेता और बड़ा चेहरा गौण हो जाता है। तो इनके पास जो आइडियाज है, जिस पर इनको यकीन है कि हमारे पास जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आइडिया है, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं। आप देखिए, तमाम पिछड़ी जितने कमजोर वंचित वर्ग के लोग थे, वो तो लेफ्ट से ही अपने को अलाइन करते थे, चाहे वेरी गुड। कास्ट जी उनकी कुछ भी हो। तो आज वो भी जी। इंडिया में अलायंस में ही है। तो वो एक कारण है। हो सकता है हमको ये समझ में आ रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार इस भरोसे में हो कि हमको चेहरे की जरूरत नहीं है, हमारा एजेंडा क्लिक करना चाहिए। और एजेंडा क्या है? एजेंडा है जाति गणना। जाति जी गणना के आधार पर एफर्मेटिव एक्शंस, जो आरक्षण की राजनीति है, उस एफर्मेटिव एक्शंस में हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। और भी बात होगी तो बिहार पहला राज्य है संभवतः जिसने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कही हुई है। जी। तो ये निजी क्षेत्र में आरक्षण करेंगे, न्यायपालिका में आरक्षण करेंगे, प्रमोशन में आरक्षण करेंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। तो ये आइडिया है ना, ये एजेंडा है। तो जब तो सर, आइडिया ये और एजेंडा है, ठीक है, हाँ, तो एजेंडा है। इसलिए चेहरे की हाँ जरूरत नहीं। जी जी, चेहरे की जरूरत नहीं है। तो हम ये माने ना कि बीजेपी के पास प्लान 2024 तैयार है,
और नीतीश कुमार लालू यादव के पिटारे से बिहार विधानमंडल का सत्र जो 6 नवंबर से आहूत किया गया है, उसमें यह पिटारा निकलेगा कि इनका प्लान क्या है 2024 की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है ये सर्वे से, कास्ट सर्वे से, और वही 2024 की दशा दिशा को बिहार में तय करेगा। क्या इसी बात से रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता, ये जो रास्ता निकालेंगे वो लोकसभा में कितना कारगर होगा ये अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी। लोकसभा का तो प्लान जो अभी बीजेपी का है वो फुल प्रूफ है। उसके पास फुल प्रूफ प्लान है। उसमें क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं। और ये देखिए, ये जो बेचैनी है, जो बार बार जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ों में शामिल कराई थी। ये विवाद अभी कंट्रोवर्सी हुई थी बिहार में, जिस पर बहुत तीखा जवाब दिया। तो जेडीयू को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? अब ये कभी भी कोई भी जाति, कभी भी कोई, हर जाति कभी ना कभी तो शामिल हुई होगी ना पिछड़ों में। अभी लगातार जातियां शामिल हो रही हैं पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में, महादलितों में। जो पिछड़ी जाति है उनको दलित में शामिल किया जा रहा है, जो दलित है महादलित में जा रहे हैं। तो ये तो मोबिलिटी होती है ना कास्ट की। तो जेडीयू को बताने की क्यों जरूरत है? इसीलिए क्योंकि जेडीयू को ये चिंता है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव होना है लोकसभा का, और अगर ये मैसेज है डाउन द लाइन कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी समाज से आते हैं, तो फिर कैसे उस अति पिछड़ा समाज के वोट को आप रोक लीजिएगा? वो फिर क्यों किसी और को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा जब उसका प्रधानमंत्री है उसकी जाति का? तो उसके प्लान में दिक्कत नहीं है। बीजेपी का है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और वहां भी पंक्चर हो रहा है कास्ट का इक्वेशन इसी वजह से, क्योंकि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। और उसके पास पिछड़ा नेता है, अति पिछड़ा नेता है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन है। उसके पास दलित है, महादलित है, ये सब उसने जुटाया हुआ है अपना। तो उसका प्लान ये है। उस प्लान को काउंटर करने के लिए बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जो प्लान ले आएंगे, वो कितना कारगर होगा लोकसभा में वो अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन वो प्लान कंटिन्यू करेगा विधानसभा चुनाव के लिए, कंटिन्यू करेगा 2025 के चुनाव। अभी जो विधानमंडल के सत्र में जो चीजें तय होंगी आरक्षण को लेकर के, और उस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर के जो नेक्स्ट स्टेप होगा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का, उसका वो कंटिन्यू करेगा विधानसभा चुनाव तक के लिए। उससे क्या है, आरजेडी जेडीयू अपना जो ग्राउंड लूज कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो ग्राउंड लूज करते जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में, उसको वो लूज करना रोकना है इनको। तो उसका रास्ता निकलेगा विधानमंडल की बैठक से। चलिए, क्या रास्ता निकालते हैं इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। हम बिहार के मुद्दों पर चर्चा करते ही रहते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं चलते चलते कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।